हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जनवरी 2022 करंट अफेयर की वीडियो आज शुरू करेंगे। कंटेंट के बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि बैजू एग्ज़ाम प्रेप का कंटेंट है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं को अगर आप देखेंगे तो उन परीक्षाओं में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो उम्मीद ये भी है कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से होगा कि आपके प्रश्न जो छूटने के चांसेस हैं वो कम से कम ही रहें। ठीक है, नगण्य रहें। हो सकता है कि वो सारे प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाए। फिलहाल कोशिश यही है कि एक भी प्रश्न ना छूटे पेपर में करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, तो आज ये पहली वीडियो है जनवरी 2022 की। PDF ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो हम आज शुरू करेंगे पहला वीडियो। और हमेशा की तरह जनवरी में भी अंत में 120 प्रश्न दिए गए हैं जो कि जनवरी महीने के करंट अफेयर से संबंधित है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो वो तो हम लास्ट में बनाएंगे, एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन बाकी जो कंटेंट्स है पूरे, वो 2 या 3 वीडियो में पूरी करने की कोशिश करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी कंटेंट पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा मन करे तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भी करिए। कोशिश यही है कि आपको कंटेंट की कोई दिक्कत ना हो, कैसे भी करके, जैसी भी कोशिश हो रही है इंतज़ाम करके कि आपको कंटेंट मिल जाए, अच्छे कंटेंट्स मिले। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। पढ़नी कौन सी है, किससे कितना फ़ायदा होने वाला है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप चुनते किसको, है ना। तो आपका चुनाव भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। थोड़ा बहुत सहयोग आप करेंगे तो हो सकता है ये जो तरीका है ये हमारा थोड़ा सा और डिजिटल हो। ठीक है, थोड़ी अच्छी खासी चमक दमक रहे, जैसे और भी उसमें देखते हैं आप लोग। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही है और जितना है वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का वीडियो। और इसमें हिंदी माध्यम का ही शुरुआत होगी इम्पोर्टेंट न्यूज़ विश्व स्तर की। तो पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन से शुरुआत करते हैं। इसमें चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से याद रखना, पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया है। तान के नाम याद रखना, कितने तान है, 5 तान इसमें शामिल हैं, है ना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की ये 30वीं वर्षगांठ पर पहली भारत मध्य एशिया सम्मेलन आयोजित की गई है। ठीक है, प्रमुख बिंदु के रूप में देखेंगे तो नेताओं ने क्या किया, व्यापार, संपर्क, विकास, सहयोग, रक्षा, सुरक्षा, विशेष रूप से सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में आगे सहयोग के लिए दूरगामी प्रस्तावों पर चर्चा की है। ठीक है, इसमें ऊर्जा संपर्क पर गोलमेज बैठक हुई। अफगानिस्तान चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर संयुक्त कार्य समूह। मध्य एशियाई देशों में बौद्ध प्रदर्शनी। सामान्य शब्दों का भारत मध्य एशिया शब्दकोश याद रखना, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास। मध्य एशियाई देशों से भारत में हर साल 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधि मंडल की यात्रा और मध्य एशियाई राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम शामिल है। आगे है कि नेताओं की ओर से एक व्यापक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी हुआ जिसमें स्थायी
और व्यापक भारत मध्य एशिया साझेदारी के लिए उनके साझा दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया। ठीक है, इसमें क्या है कि 2 साल में आयोजित होगा, ध्यान रखना। इसकी बैठकों को लेकर आवश्यक तैयारी के लिए विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्रियों, संस्कृति मंत्री और सुरक्षा परिषद के सचिवों की नियमित बैठकों पर सहमत हुए ये लोग। नई व्यवस्था का सहयोग करने के लिए नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया सचिवालय स्थापित होगा। तो कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, सोर्स है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी हुआ 2021 का, चर्चा में रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। भाई ध्यान रखना कौन जारी करता है। भारत को 85वां स्थान मिला हुआ, 85। ठीक है, प्रमुख बिंदु में देखें तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे उच्चतम स्कोर के साथ सबसे ऊपर है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। दक्षिण सूडान, सीरिया और सोमालिया सबसे नीचे है। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, और भारत कहाँ है? 85 रैंक पे। 2020 में भारत 86वें स्थान पर था, लेकिन 2021 में यह एक स्थान बढ़ गया, 85वां हो गया। भारत का CPI स्कोर जो है वो 40 है। सूचकांक के बारे में थोड़ा देख लें तो सूचकांक जो विशेषज्ञों व्यवसायियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अपने कथित स्तरों के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक देता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को रैंक करने के लिए 0 से 100 के पैमाने का उपयोग होता है, याद रखना। 0 है अत्यधिक भ्रष्ट और 100 है बहुत साफ सुथरा। भारतीय पहल देखें इसके बाद, इसके लिए तो भारतीय दंड संहिता 1860, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जैसा कि ट्रेंड रहा है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इससे संबंधित कौन कौन सी पहलें हैं, कौन कौन सी पहले इसमें शामिल हैं, तो ये हम इसलिए इसकी चर्चा कर देते हैं। तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। इंडियन एक्सप्रेस इसका सोर्स रहा है। भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितना दिया? 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चर्चा में रहा है संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में भारत ने क्या किया कि 2022 के लिए 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। ठीक है, प्रमुख बिंदु है 193 देशों में से 24 सदस्य देशों के 2022 ऑनर रोल में शामिल हुआ है भारत। 24 सदस्य देशों के 2022 ऑनर रोल में अपने संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन का पूरा भुगतान किया है। उसमें भारत भी एक है। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थिति देख लें तो भारत वर्तमान में 15 देशों की सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य है। 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। ठीक है, आगे है 2022 के मध्य तक विश्व का सबसे तेज और नया सुपर कंप्यूटर मेटा का होगा। मेटा मतलब फेसबुक। तो क्या है? फेसबुक की मूल मेटा कंपनी मेटा ने क्या कहा कि उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 22 के मध्य तक विश्व में सबसे तेज हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लें तो मेटा ने ये सब कहा, ये पेश करेगा। नाम है रिसर्च सुपर क्लस्टर, नाम है, नाम याद रखना। ठीक है, वर्तमान चलने वाले सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से एक है। यही वर्तमान में भाषाओं के बीच टेक्स्ट का अनुवाद करने और संभावित हानिकारक सामग्री की पहचान करने में मदद करने जैसे कार्य कर सकता है। लेकिन AI की अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होगी जो प्रति सेकंड क्विंटिलियन ऑपरेशंस करने में सक्षम होंगे। तो मेटावर्स क्या है भाई? फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में घोषणा की थी किसकी कि वह कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर रहा है। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने कंपनी के कनेक्ट वर्चुअल रियलिटी कॉन्फ्रेंस में बदलाव की घोषणा की थी। ठीक है, भारत और इजराइल ने राजनयिक संबंध स्थापित होने के 30 वर्ष पूरा करने के अवसर पर एक स्मारक लोगो जारी किया। किसने? भारत और इजराइल ने। 30 साल पूरा हुआ संबंध का, तो भारत इजराइल ने ऐसा किया है भाई, स्मारक लोगो। तो क्या है प्रमुख बिंदु? भारत में इजराइल के राजदूत हैं नाओर गिलोन, इजराइल में भारत के राजदूत हैं संजीव सिंगला, याद रखना। इनकी उपस्थिति में एक ऑनलाइन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से इसका अनावरण हुआ है। लोगों में क्या क्या है? स्टार ऑफ डेविड, अशोक चक्र दिखाया गया है। दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज में
अंकित प्रतीक चिन्ह है। ये दोनों परस्पर संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर 30 की संख्या की आकृति बनी है। ठीक है। इसराइल और भारत के संबंधों में कई क्षेत्र शामिल हुए, जैसे भाई स्वास्थ्य, नवाचार, कृषि, जल, व्यापार, आर्थिक गतिविधियां, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, विकास, ये सब शामिल है। इसराइल भारत के बीच राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए थे। ध्यान रखना। इसराइल के बारे में थोड़ा देख लें तो राजधानी भी जेरूसलम है, राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और मुद्रा है इजरायली शेकेल। ठीक है। इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है, सोर्स है इसका। पेरू ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की। किसने की है? पेरू ने की है भाई। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। ध्यान रखना। पेरू की सरकार ने तेल रिसाव के बाद छत के तटीय क्षेत्रों में 90 दिन का पर्यावरणीय अवकाश आपातकाल जारी किया। इसी में क्या हुआ? 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। रिसाव फ्री वेब्स के कारण हुआ था, जो टोंगा में एक ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है। प्रमुख बिंदु देखें तो पेरू के अधिकारियों का कहना है कि यह उपाय बहाली उपचार कार्य के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों के तहत सतत प्रबंधन की अनुमति देता है। और तेल रिसाव स्पेनिश ऊर्जा फर्म है रेप्सोल के एक टैंकर से निकला है। रेप्सोल नाम याद रखना, रेप्सोल नाम है। ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या भाई? कि जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। विषाक्त प्रभाव, मैंग्रोव के लिए खतरा हो सकता है। आर्थिक प्रभाव क्या होगा? पर्यटन, बिजली संयंत्र, मत्स्य पालन। भारत में संबंधी कानून क्या है इससे? तो भारत में तेल रिसाव इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण क्षेत्र को कवर करने वाला कोई कानून नहीं है भारत में। ध्यान रखना, कोई कानून नहीं है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए भारत के पास 1996 की राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना है। कानून तो कोई नहीं है, लेकिन 1996 की राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना भारत में मौजूद है। 2015 में भारत ने बंकल तेल प्रदूषण क्षति 2001 बंकर कन्वेंशन के लिए नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पुष्टि की है। याद रखना, इंडियन एक्सप्रेस का सोर्स है इसका। आगे देखते हैं। यूएनएससी ने पहली बार 3D वर्चुअल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो कैसे भाई? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहली बार ऐसा किया भाई, ये ध्यान रखना। प्रमुख बिंदु है कि वर्चुअल रियलिटी तकनीक की मदद से कोलंबिया की वर्चुअल फील्ड ट्रिप पर गए यूएनएससी के सदस्य, जिससे यह शांति प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। डिजिटल डिप्लोमेसी क्या होती है? डिजिटल डिप्लोमेसी को डिजिप्लोमेसी या और ई डिप्लोमेसी कहा जाता है। ठीक है। इसे राजनयिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नई सूचना संचार प्रौद्योगिकियों और इंटरनेट के उपयोग के लिए रूप में परिभाषित किया गया है। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है भाई? VR एक सिमुलेटेड अनुभव होता है, स्टेटमेंट के रूप में याद रखना भाई, जो वास्तविक दुनिया के समान या पूरी तरह से अलग हो सकता है। दूसरा, यह एक कृत्रिम कंप्यूटर जनित अनुकरण या वास्तविक जीवन की स्थितियों या पर्यावरण का निर्माण करता है। यह आमतौर पर प्रौद्योगिकी से लैस फेसबुक के ओकुलस जैसे हेडसेट पहनकर प्राप्त किया जाता है। तो यूएनएससी के बारे में देख लें तो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को। 15 सदस्य देश हैं, 5 स्थायी हैं। नाम है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। अस्थायी सदस्य हैं 10, भारत सहित इसमें शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है। किसने? भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इन दोनों लोगों ने किया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चर्चा में क्या है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से क्या किया? इन लोगों ने सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने काम किया है इन लोगों ने। ठीक है। समारोह में भाग लिए, जिनमें एक अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट की एक सौर PV फार्म का निर्माण शामिल है। इनका निर्माण भी भारत के विकास सहयोग के तहत किया जाना है। प्रमुख बिंदु अगर देखें
तो राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण सिविल सर्विस कॉलेज परियोजना के विशेष महत्व को रेखांकित किया और मिशन कर्मयोगी से जुड़ी सीख को साझा करने की पेश की। प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को स्मरण किया, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा में सामने रखा था। कब? 2018 में, ध्यान रखना। और कहा कि 8 मेगावाट की सौर पीवी फार्म परियोजना 13,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को सफलतापूर्वक टाल करके मॉरिशस के सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद प्रशांत रिंग ऑफ फायर, क्या भाई? हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी है। हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी हाल ही में फूटा है, प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है। ठीक है, क्या है? हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी फट गया है। इसमें हवा में हजारों फीट राख धुआं निकला। एक निर्जन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी 2009 में सक्रिय हुआ था, याद रखना। प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है और टोंगा के द्वीप राष्ट्र से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्या भाई? यह प्रशांत रिम या सरकम, याद रखना, सरकम पैसिफिक बेल्ट प्रशांत महासागर के साथ एक क्षेत्र है जो सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषता है। दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखियों का घर है ये। 450 से अधिक ज्वालामुखी हैं यहाँ पे। दुनिया के करीब 90% भूकंप यहीं आते हैं। इसकी लंबाई है किसकी? हुंगा टोंगा की 40,000 किलोमीटर से अधिक। और टोंगा कर्मोडेक द्वीप इंडोनेशिया को कवर करते हुए लगभग एक गोलाकार चाप में न्यूजीलैंड से दक्षिणावर्त निशान फिलीपींस जापान तक जाता है। पूर्व की ओर अलेउतियन द्वीप अलेशियन द्वीप तक फैला हुआ है। फिर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यह क्षेत्र प्रशांत प्लेट, फिलीपीन प्लेट, जुआन डे फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नस्का प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के साथ स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक हुई 2022 में। कहाँ पे? चीन में। ठीक है, चीन की अध्यक्षता में हुई है। ठीक ना, 2021 में भारत में हुई थी, ध्यान रखना। प्रमुख बिंदु क्या है? अध्यक्षता करने की व्यवस्था के तहत 2022 में चीन ने ब्रिक्स देशों के मंच की अध्यक्षता की है। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक में कार्यक्रम प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। ब्रिक्स सदस्यों ने सहयोग की निरंतरता, सहसम्मति और सुदृढ़ीकरण की आशा व्यक्त की है। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ILO वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 क्या है ये? ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने क्या किया है? ये जारी किया है। क्या? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 जारी किया। रिपोर्ट रोजगार बेरोजगारी किसमें रिपोर्ट रोजगार बेरोजगारी श्रम बल की भागीदारी के साथ साथ नौकरी की गुणवत्ता, अनौपचारिक रोजगार, कामकाजी गरीबी में वैश्विक और क्षेत्रीय रुझानों पर संकट के प्रभावों की जांच करती है। कोविड-19 संकट से पहले और उसके दौरान अस्थायी रोजगार के रुझानों का व्यापक विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। प्रमुख बिंदु देख लेने पर रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है कि 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन होने का अनुमान है। 2019 में नोवेल कोरोना वायरस महामारी शुरू होने से पहले की तुलना में यह 21 मिलियन अधिक है। 2022 में देखें तो वैश्विक काम के घंटे उनके पूर्व महामारी स्तर से लगभग 2% कम होंगे, जो कि 52 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के नुकसान के बराबर है। व्यापक आधार वाले श्रम बाजार में सुधार की आवश्यकता है। सुधार मानव केंद्रित हो, समावेशी, टिकाऊ हो और लचीली होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या भाई? तो यह एक संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी है। जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक हैं, इसके महानिदेशक कौन है? गाई राइडर। स्थापना हुई 11 अप्रैल 1919 को। ILO के 187 सदस्य देश हैं और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भैया याद रखना, नोट के रूप में ध्यान रखना कि 2022 में ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने। ठीक है,
आगे देखते हैं, इंडोनेशिया ने जकार्ता से सुदूर बोर्नियो में राजधानी स्थानांतरित करने के लिए कानून पारित किया। इंडोनेशिया ने जकार्ता से अपनी राजधानी हटा रहा है इंडोनेशिया, ठीक है। कहाँ? बोर्नियो में राजधानी स्थानांतरित करेगा। तो क्या है कि यहाँ की संसद ने ऐसा किया है। जंगल बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी देने वाला एक कानून पारित किया। इसको नाम दिया गया नुसंतारा, नाम है भैया। राजधानी का नाम याद रखना, इंडोनेशिया की नुसंतारा, ठीक है। अब राजधानी चेंज हो गई। इस कदम को पहली बार 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो, याद रखना 2 अप्रैल 2019 में जोको विडोडो ने समुद्र के बढ़ते स्तर, क्यों भैया हटाए गए, समुद्र का बढ़ता स्तर और घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर सर्वाधिक भीड़ का हवाला देते हुए उठाया था। नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो की इंडोनेशिया हिस्से पर पूर्वी कालीमंतान प्रांत में 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनेई के साथ लगी है, ठीक है। नोट के रूप में याद रखना, इंडोनेशिया इस क्षेत्र का पहला देश नहीं है जो अधिक आबादी का राजधानी स्थानांतरित कर रहा। मलेशिया ने 2003 में अपनी राजधानी को कुआलालंपुर में से पुत्रजया में स्थानांतरित किया था। कब? 2003 में मलेशिया ने किया था। फिर म्यांमार ने 2006 में रंगून से अपनी राजधानी नेपीडो में स्थानांतरित की। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? रंगून नहीं है, नेपीडो है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। समुद्र के स्तर में वृद्धि के बारे में क्या है भाई कि SLR जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण दुनिया के महासागरों के जल स्तर में हुई वृद्धि है। विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग, जो कि 3 प्राथमिक कारकों से प्रेरित है। कौन कौन से? ऊष्मीय विस्तार, ग्लेशियरों का पिघलना, ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिक बर्फ की चादरों को जो हानि हो रही, इसी कारण ऐसा हो रहा है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने WEF के डावोस एजेंडा में विश्व की स्थिति के विषय पर विशेष संबोधन दिया है। तो क्या है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की स्थिति, ठीक है। 17 जनवरी 2022 को डावोस एजेंडा सम्मेलन में, कब हुई है? जनवरी महीना में, ठीक है। प्रमुख बिंदु देख लें। दावोस एजेंडा 17 से 21 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया है भाई, जनवरी हो गया है। विश्व के प्रमुख नेताओं के लिए 22 के लिए इसे अपने दृष्टिकोण साझा करने वाला पहला वैश्विक मंच हो जाएगा। इसका आयोजन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विषय पर आयोजित किया गया है। इसे कई राष्ट्राध्यक्षों द्वारा संबोधित भी किया जाएगा, ठीक है, कई राष्ट्राध्यक्ष। इसमें शीर्ष उद्योग के नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज की भागीदारी भी देखी जाएगी। अपने विशेष संबोधन दौरान प्रधानमंत्री ने देश की पूर्वव्यापी कराधान समस्या के समाधान के लिए अपने प्रशासन द्वारा लागू किए गए सुधारों की रूपरेखा बताई है। उन्होंने अपनी सरकार पर संपत्ति मुद्रीकरण प्रयासों, भारत में चल रहे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उल्लेख किया है, ठीक है। नोट के रूप में हमें ध्यान रखना है कि हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आई है 2022। इसमें इसका 17वां संस्करण है। इसको विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। याद रखना, विश्व आर्थिक मंच के बारे में अगर हम देखें तो तथ्य है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। मुख्यालय इसका कोलोन, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई जनवरी 1971 में और इसका संस्थापक हैं क्लॉस श्वाब, ठीक है। ब्रिक्स STI संचालन समिति में 2022 की गतिविधियों पर चर्चा हुई। भारत 5 कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा इस दौरान। तो क्या है भाई, 5 कार्यक्रमों की मेजबानी कौन कौन से देख लेते हैं। चर्चा में रहा है भारत ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार संचालन समिति की 15वीं बैठक में हुई चर्चा के अनुसार इस वर्ष 2022 में 5 कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम इस प्रकार होंगे, क्या क्या है भाई, ब्रिक्स स्टार्टअप्स फोरम की बैठक, ऊर्जा पर कार्य समूहों की बैठकें, जैव प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा, सूचना संवाद प्रौद्योगिकी और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार उद्यमिता भागीदारी कार्य समूह की बैठक और ब्रिक्स नवाचार लॉन्च पैड की माइक्रोसॉफ्ट नॉलेज हब के रूप में शुरू करना। ये इतनी चीज़ें शामिल है। प्रमुख बिंदु के रूप में चर्चा करें तो भारत ने जनवरी 2022 से ब्रिक्स की अध्यक्षता सफलतापूर्वक चीन को सौंप दी है। ब्रिक्स 2022 का जो विषय रहा है, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। विषय याद रखना भाई, थीम
इसके दौरान चीनी पक्ष ने पूरे वर्ष के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें मुख्य रूप से विषयगत बैठकें, ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री स्तरीय बैठकें, ये सब शामिल की गई। कुल 25 कार्यक्रमों की योजना बनाई गई भैया। इसमें भारत कुल 5 कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। ठीक है, ब्रिक्स देख लें क्या है, तो 2009 में इसकी स्थापना हुई है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है, जिसमें कौन शामिल है, देखिए क्या क्या शामिल है। विश्व जनसंख्या का 41% हिस्सा, याद रखना ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है। विश्व की कुल भूमि का 29.3%, कुल संयुक्त क्षेत्र, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा विश्व व्यापार का 16% हिस्सा है। याद रखना उपरोक्त जो डाटा है वो विश्व बैंक के आंकड़े 2019 पर आधारित है। ये भी हमें ध्यान रखना, ये भी हम कवर कर दे रहे हैं। ठीक है, टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है, ये भी हमने ऊपर देख लिया है, तो इसके बारे में अंडर सी, अच्छा नहीं, ये तो हमने देख लिया, हुंगा हपाई, हुंगा टोंगा। ठीक है, ये हम अभी देख लिए हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखना है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ भाई। क्या है इसमें, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो चर्चा में रहा है, उद्घाटन हुआ ढाका में राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर में 15 जनवरी 2022 को हुआ। किसने उद्घाटन किया, डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमन द्वारा, जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी। इस अवसर पर बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी विशेष अतिथि के रूप में थे। तो विशेष अतिथि कौन है, भारत के उच्चायुक्त हैं विक्रम दोराईस्वामी। प्रमुख बिंदु देख लें भाई, तो फिल्म महोत्सव 10 श्रेणियों में फैली 225 फिल्मों को प्रदर्शन करा। ठीक है, महोत्सव के दौरान विभिन्न स्थानों पर 70 देशों की फिल्में दिखाई जा रही हैं। 70 देशों की फिल्में। महोत्सव में 35 भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी। इसमें PM विनोद राज निर्देशित PS विनोद राज निर्देशित कुझंगल, सुब्रजीत मित्रा निर्देशित अभिजात्रिक, इंद्रनील राय चौधरी निर्देशित मायर जोंजाल और शरीफ ईसा निर्देशित आंदाल जैसी फिल्म इसमें शामिल है। मारिया इवानोवा, क्या है, मारिया इवानोवा द्वारा निर्देशित लेबनानी जर्मन फिल्म है द एंगर महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही है। ठीक है, तो ये उद्घाटन फिल्म रही भैया, ये भी ध्यान रखना हमें। चलिए आगे देखते हैं। तो उद्घाटन फिल्म कौन सी थी, ये हमें याद रखना है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव क्या है भाई, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रेनबो फिल्म सोसाइटी, जिसे 1977 में स्थापित किया गया था, द्वारा आयोजित किया जाता है। 1977 में रेनबो को स्थापित किया गया। DIFF 1992 से शुरू किया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आई है, यह 17वां संस्करण है, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु देख लें, तो इसमें साइबर सुरक्षा है, महामारी है, जलवायु परिवर्तन है, अंतरिक्ष प्रगति, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उभरते जोखिम, ये सब इसमें शामिल है। कहा गया कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा है, जबकि सामाजिक एकता का क्षरण, आजीविका संकट, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट को उन जोखिमों के रूप में पहचाना गया जो कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक बढ़े। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2024 तक 2.3% तक सिकुड़ना है, ऐसा भी हुआ है, बात हुई है। दावोस एजेंडा से पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जोखिम किसी घटना या स्थिति के घटित होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो कई देशों या उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत में इसका क्या प्रभाव है भाई, तो व्यापक रूप से युवाओं का मोहभंग, डिजिटल असमानता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का टूटना, ऋण संकट, प्रौद्योगिकी शासन की विफलता भारत के लिए शीर्ष 5 जोखिम है। तो भारत के लिए 5 जोखिम कौन से, हमें याद होना चाहिए। फिर विश्व आर्थिक मंच क्या भाई, तो इसका मुख्यालय, देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, पहली बात, इसका मुख्यालय कोलोन, स्थापना हुई 1971 जनवरी, और क्लॉस श्वाब इसके संस्थापक रहे हैं। ठीक है, इंडिया का न्यूज देख लें, मुख्य रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने
भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया है। ठीक है, पृष्ठभूमि याद रखें तो ISFR 2021 भारत के जंगलों में वनावरण, वृक्षावरण, मैंग्रोव वन, जानवरों की बढ़ती संख्या, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, जंगलों में रहने लगने वाली आग की निगरानी व्यवस्था, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में जंगल का फैलाव, सार का डेटा का उपयोग करके जमीन से ऊपर बायोमास के अनुमान और जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील जगहों हॉटस्पॉट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रमुख निष्कर्ष देख लें तो देश का कुल वन वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर याद रखना। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है भाई, ये भी याद रखना। 19 की तुलना में कितना 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है 19 की तुलना में। ठीक है, इससे वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों से 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि खुले जंगलों में देखी गई। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखी गई? खुले जंगलों में। उसके बाद देखी गई घने जंगल। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं भाई? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, उसके बाद आता है तेलंगाना और उसके बाद है उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा सबसे ज़्यादा वृद्धि किए हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। जो क्षेत्र है, क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब प्रतिशत के हिसाब से देखिए, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से है। फिर उड़ीसा, नहीं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर आएगा मिजोरम का भाई। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, फिर है मणिपुर, फिर है नागालैंड। मतलब नॉर्थ ईस्ट के ही शीर्ष 5 राज्य हैं जो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ऊपर है। 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 33%। ठीक है, इन राज्यों के शासित प्रदेशों में से 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र है। जबकि 12 राज्य ऐसे हैं जैसे मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, असम, उड़ीसा में वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच है। देश में देखिए कुल मैंग्रोव वन इस समय 4992 वर्ग किलोमीटर है। 2019 के आंकलन में देखें तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई भाई। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा पहले नंबर पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटक। पहला उड़ीसा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 19 के अंतिम तुलना में देखा जाए तो 79.4 मिलियन टन अधिक है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन की है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है। किसने किया? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने किया है ऐसा। तो क्या है इसमें भाई, ये भी देख लेते हैं। उद्घाटन हुआ है, प्रमुख बिंदु इसमें देखते हैं। यह चैलेंज देश के भीतर स्टार्टअप को मत्स्य पालन, जलीय कृषि क्षेत्र के भीतर अपने अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करने के मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना कि स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने उद्यमता मॉडल की एक मजबूत नींव स्थापित करने की चुनौती उम्मीद है। मत्स्य विभाग ने चैलेंज के लिए 3.44 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित भी की है। नोट के रूप में याद रखना है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बहुत हैं और भारत सरकार 2024-25 तक इस क्षेत्र से 1 लाख करोड़ के निर्यात वाले लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। ठीक, भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है। याद रखना, भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, दूसरा उत्पादक, चौथा निर्यातक, क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है। तो मत्स्य पालन में सुधार के लिए सरकारी प्रयास जो हुए हैं उनमें क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना याद रखना, समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में, पाक खाड़ी योजना, समुद्री मात्स्यिकी विधेयक, फिशरीज और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आगे देखें, भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू की है। भारत और
ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू किया है। तो भारत और यूके ने किया है ऐसा भाई। भारतीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल और यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री हैं एनी मैरी ट्रेवेलियन द्वारा किया गया ऐसा। तो प्रमुख बिंदु के रूप में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर लोग सहमत हुए हैं, इतना ये ध्यान रखना है। एक रोड मैप भी विकसित किया गया होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें नौकरी, व्यवसाय, समुदाय को सहयोग करने के लिए ये सब चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी। आगे देखते हैं कोविड-19 के लिए उद्देश्यपूर्ण परीक्षण रणनीति आई है ICMR। क्या है ये? कोविड-19 के बढ़ते मामलों, इसके अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने उद्देश्यपूर्ण परीक्षण रणनीति पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो कौन सी रणनीति है? रणनीति ये है कि नए दिशा निर्देश जारी किए गए कि किसे संक्रमण के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता है और किसे नहीं है। स्पर्श उन्मुख व्यक्तियों, कोविड-19 रोगियों के संपर्क को तब तक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उन्हें उम्र या सहरुग्णता के आधार पर उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के रूप में पहचाना नहीं जाता है। एक है अंतर्राज्यीय घरेलू यात्रा करने वाले लोगों को परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तरीके क्या होंगे? ICMR के नए दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षण या तो RT-PCR करे, ट्रू नॉट करे, CB नॉट हो, क्रिस्पर CRISPR, RT लैम्प, रैपिड मोलिकुलर टेस्टिंग सिस्टम या रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे टेस्ट है, परीक्षण के तरीके। इंडिया स्किल्स 2021 क्या भाई? राष्ट्रीय प्रतियोगिता ही याद रखना। 270 विजेता रहे, 61 स्वर्ण पदक, 77 रजत और 53 कांस्य और 79 उत्कृष्टता पदकों से सम्मानित किया गया है। 51 विजेताओं के साथ उड़ीसा शीर्ष में है भाई। महाराष्ट्र का दूसरा स्थान, केरल का तीसरा स्थान है। मतलब 270 में 51 उड़ीसा से हैं। पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे पे महाराष्ट्र 30 और तीसरे पे केरल 25। प्रमुख बिंदु देख लें तो भारत सरकार के कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कंक्रीट निर्माण कार्य, सौंदर्य चिकित्सा, कारपेंटिंग, स्वास्थ्य, सामाजिक देखभाल, दृश्य बिक्री उत्पाद, ग्राफिक डिजाइन प्रौद्योगिकी, दीवार और फर्श टाइलिंग और वेल्डिंग आदि जैसे 54 कौशलों में भागीदारी की गई थी। युवाओं की क्षमता और पहचान को बढ़ावा देने के लिए इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में इस वर्ष 26 राज्यों के शासित प्रदेशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें नोट के रूप में याद रखना कि इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल के विजेताओं को अक्टूबर 2022 में शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। कितने लोगों को? जो विजेता हैं सारे। ठीक है, संबंधित पहल या योजना के बारे में देख लें तो भैया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, युवा आगामी बहुमुखी लेखक युवा जिसको बोलते हैं योजना है, राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना है, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प है, कौशलाचार्य पुरस्कार है, प्रशिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना श्रेयस भी इसमें है, कौशल प्रमाणन इसमें शामिल है। ठीक है, और एक है आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानक चित्रण जिसको बोलते हैं असीम। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। यूनेस्को भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को WHC की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ऐसा हुआ। यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र ने भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में के हिंदी विवरण WHC की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की सहमति व्यक्त की है। विश्व विरासत केंद्र। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लें। जो यूनेस्को है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत के महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। ये कन्वेंशन वर्णित 1945 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, भारत ने 14 नवंबर 1977 को इसको स्वीकार किया और जिससे इसकी साइटों को सूची में शामिल करने के योग्य बना दिया गया। ठीक है, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में देख लें तो वही अंकित किए जाने वाले पहला स्थल
अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला, ताजमहल थे। पहले स्थान है, जिनमें से सभी को विश्व धरोहर समिति के 1983 के सत्र में अंकित किया गया। 1977 में भारत शामिल हुआ है, ध्यान रखना। अंकित की जाने वाली नवीनतम साइट 2021 में कौन सी है? धौलावीरा 2021 में सबसे नवीनतम अभी है। जुलाई 2021 तक भारत के 36 राज्यों के शासित प्रदेशों के 19 में से 19 में विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक साइटें हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। वर्तमान में देखें तो भारत में 40 धरोहर स्थल हैं, 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक क्या है? मिश्रित है। सांस्कृतिक प्राकृतिक दोनों है। 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक है। ठीक है। जैसे संगठन के चयन मानदंड द्वारा निर्धारित किए गए, भारत में दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी संख्या में साइटें हैं, याद रखना इसको। विश्व के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल देख लें तो जुलाई 2021 तक 167 देशों में 1154 विश्व धरोहर स्थल हैं। 897 क्या है? सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक, 39 है मिश्रित। 58 चयनित क्षेत्रों के साथ इटली पहले स्थान पर है, ये भी याद रखना। इटली इस मामले में पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं, MOE, AICTE और DPIIT ने पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया। कौन है ये? प्रगतिशील भारत के 75वें वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के उद्देश्य से ऐसा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है ना, संयुक्त रूप से 10 जनवरी से लेकर कब से कब तक? 10 से 16 जनवरी के बीच पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं लोग। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 11-12 जनवरी को शैक्षिक संस्थानों में नवाचार संबंधी इकोसिस्टम के निर्माण विषय पर 2 दिवसीय ई संगोष्ठी होगी। विषय याद रखना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शैक्षिक संस्थानों में नवाचार संबंधी इकोसिस्टम के निर्माण। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2014 के 76वें स्थान से 21 में भारत 46वें स्थान पर, ठीक है, आया है। ये स्टार्टअप की देन है। ठीक है, 76 से 46। प्रमुख बिंदु देख लें तो यह नवाचार सप्ताह भारत में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए इन एजेंसियों द्वारा की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित करेगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, युक्ति 2.0 और टॉय कैथॉन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में चुनी गई 75 नवीन प्रौद्योगिकियां ई प्रदर्शनी में भाग लेंगी और अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। ठीक है, इसी के साथ नोट के रूप में देख लेते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया में 2021 को यूनिकॉर्न के वर्ष के रूप में मान्यता दी गई। 2021 को यूनिकॉर्न का वर्ष है। इस वर्ष के दौरान 40 से अधिक यूनिकॉर्न जोड़े भी गए। भारत एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर रहा है। इसे विश्व की 1/3 स्टार्टअप पारितंत्र का देश होने का गौरव भी हासिल हो गया। DPIIT ने अभी तक 61,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की है। ठीक है, इसके आगे स्टार्टअप क्या है कि 55 उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, इतने बहुत ज़्यादा 6 वर्ष पूरा होना है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में देख लें तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को, है ना। बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। सरकार ने संशोधित यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देश तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत में 2021 सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश यूनिवर्सल पहुंच क्षमता के लिए मानक जारी किया है। प्रमुख बिंदु देख लें तो डिजाइन योजना से लेकर, ठीक है, ये सब आवास शहरी मामलों मंत्रालय के तहत CPWD द्वारा जारी विकलांग व्यक्तियों बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित पर्यावरण के सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देशों स्पेस मानकों का एक संशोधन है ये। ठीक है, पहली चीज। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि दिशा निर्देशों में कहा गया है कि रैंप की जो न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई है वो कितनी होगी? 1200 मिलीमीटर होगी। ठीक है, ये ध्यान देने के लिए है। और व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए याद रखना कि सार्वजनिक भवनों परिवहन को पूरी तरह से सुलभ बनाने के लिए दिशा निर्देशों में शामिल किया गया। अन्य उपयोगकर्ता को जो अस्थायी समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं उन पर भी विचार किया गया है। तो ये थोड़ी सी बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है,
आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या है भाई, ये देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश वर्ष के शुभ अवसर पर ऐसी घोषणा हुई है। पहली चीज याद रखनी है। 26 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के युवा पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के द्वारा 26 दिसंबर 1705 को सिख धर्म की गरिमा गौरव की रक्षा के लिए केवल 9 और 6 साल की आयु में सर्वोच्च और अद्वितीय बलिदान देने की स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। भारत में बाल दिवस मनाया जाता है वैसे 14 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, ठीक है, याद रखना। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, क्या भाई, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 20 की घोषणा हुई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है और राजस्थान को मिला है दूसरा, तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला। उत्तर प्रदेश को पहला मिला, याद रखना ही, राजस्थान को दूसरा, तमिलनाडु को तीसरा। जल संसाधन प्रबंधन क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों संगठनों को प्रोत्साहित करने मान्यता देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों, सर्वश्रेष्ठ स्कूल, सर्वश्रेष्ठ संस्थान IWA कैंपस उपयोग के लिए धार्मिक संस्थान, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ NGO और जल उपयोगकर्ता संघ CSR गतिविधि के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग में 57 पुरस्कार दे रहा है, ठीक है। जल सरकार ने क्या किया कि जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के लक्ष्य को हासिल करने के राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना की है। किसके लक्ष्य को? जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू हुआ था, ध्यान रखना, नोट के रूप में ध्यान रखेंगे। तो भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित है, जिसके वर्ष 2050 तक 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ जाने का अनुमान भी है। भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का लाभ लगभग मात्र 4% है। संबंधित पहल भारत सरकार की देखें तो जल क्रांति अभियान है, काइस दायरे में राष्ट्रीय जल मिशन, नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, ये सारी योजनाएं इसमें चलाई जा रही हैं जल से संबंधित, ठीक है। अब वीडियो हो जाएगी लंबी थोड़ी सी, तो हमें लग रहा है अब वीडियो रोक देनी चाहिए यहीं पे, और अब हम यहाँ से देखेंगे कल। फिलहाल आज की वीडियो अभी यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।